फ्रेंड्स, अपन लोगों का हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस वाला चैप्टर चल रहा था। उसमें कल मैंने आपको बताई थी थ्योरीज ऑफ द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, यानी क्या कारण है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस को प्रेफर करता है और एक सॉफ्ट एसिड एक सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन करना पसंद करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, यानी विद्युत ऋणता एवं कठोरता एवं मृदुता, है ना। तो इस चीज़ को देखो, अपन इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि विद्युत ऋणता क्या है ना। तो जैसे सपोज सबसे पहले पियर्सन ने क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा। पियर्सन ने ये कहा था कि पॉलिंग इक्वेशन, है ना, और एचएसएपी सिद्धांत के बीच में उन्होंने एक कोरिलेशन किया। तो पियर्सन ने एचएसएपी सिद्धांत तथा पॉलिंग इक्वेशन, जो कि क्या है, बंद ऊर्जा तथा विद्युत ऋणता से संबंधित है, उसके बीच में जो बेसिक फंडामेंटल विरोध स्थिति थी उसकी तरफ ध्यान दिलाया, है ना। यानी कहने का मतलब, सबसे पहले पियर्सन ने बताया कि जो एसएससीबी प्रिंसिपल है उसमें और जो पॉलिंग इक्वेशन है जो कि बंद ऊर्जा और विद्युत ऋणता को आपस में रिलेट करती है, उसके बीच में एक बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ है। और वो चीज़ क्या है, वो समझने से पहले सबसे पहले हम लेंगे कि व्हाट इज़ पॉलिंग इक्वेशन, है ना। अगर आपको ध्यान हो तो जो पॉलिंग इक्वेशन के अनुसार क्या होता है कि आयनिक अनुनाद जो ऊर्जा होती है वो घटक परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। पॉलिंग्स आयनिक रेजोनेंस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द बॉन्डेड एटम, यानी जो बंधित परमाणु हैं उनकी विद्युत ऋणता में अंतर के वर्ग के समानुपाती होती है आयनिक रेजोनेंस एनर्जी, है ना। तो अब जैसे सपोज इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि सपोज एक बहुत ही ए बी एक कंपाउंड है जो सी डी के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो ए बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सपोज और डी बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए डी को बनना चाहिए, है ना भाई। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि ए बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, डी बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों की विद्युत ऋणताओं में बहुत ज़्यादा अंतर है और इस तरह से ए डी को बनना चाहिए था पॉलिंग इक्वेशन के अनुसार, राइट, है ना। तो वास्तव में आप अगर देखेंगे कुछ इक्वेशंस होती हैं वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करती है ना। तो अब देखो पॉलिंग ने क्या बताया कि बहुत सारी जो इक्वेशंस होती है वो पॉलिंग समीकरण का उल्लंघन करती है, लेकिन पियर्सन के एचएसएबी सिद्धांत का पालन करती है। जैसे आपको मैं एक बहुत ही अच्छा सा ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, एंड दैट इज़ द लिथियम ऑफ सीजियम आयोडाइड विद लिथियम फ्लोराइड, है ना। सीजियम आयोडाइड की रिएक्शन लिथियम फ्लोराइड के साथ में होती है। तो आप देखिए कि सीजियम फ्लोराइड प्लस लिथियम आयोडाइड बन रहा है। तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि सीजियम बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है ना भाई। क्यों? क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है। फ्लोराइड बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्योंकि इसका आकार बहुत ही छोटा है ना। तो हम क्या कहेंगे कि जो सीजियम फ्लोराइड है उसमें जो बंधित परमाणु है, बंधित आयन है, कौन कौन से? सीजियम आयन और फ्लोराइड आयन, इनकी विद्युत ऋणता में अंतर बहुत ज़्यादा है ना भाई। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सीजियम प्लस बहुत ही इलेक्ट्रॉन घनी है और फ्लोराइड बहुत ही इलेक्ट्रॉन ऋणी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉलिंग इक्वेशन के अनुसार तो इसको बनना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सीजियम फ्लोराइड में विद्युत ऋणता में अंतर बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा अंतर होगा तो उतनी ज़्यादा पॉलिंग अनुनाद ऊर्जा होगी, है ना। क्योंकि अभी हमने क्या कहा था कि पॉलिंग इक्वेशन क्या बताती है हमें कि आयनिक अनुनाद ऊर्जा इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का जो स्क्वायर है उसकी प्रोपोर्शनल होती है। गॉट इट। तो बनना चाहिए सीजियम फ्लोराइड, लेकिन वास्तव में यह अभिक्रिया ऐसे नहीं होकर इसकी उल्टी हो रही है। देखिएगा आप नीचे किस तरह से हो रही है। इन फैक्ट सीजियम फ्लोराइड रिएक्ट्स विद लिथियम आयोडाइड टू गिव सीजियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड। इसका कारण क्या है बताइए? इसका कारण यह है, आप सबको मालूम है कि सीजियम एक सॉफ्ट एसिड है। क्यों? क्योंकि इसका आकार बड़ा है। फ्लोराइड एक कठोर क्षार है। लिथियम प्लस एक कठोर अम्ल है और आयोडाइड एक मृदु क्षार है। तो जो रिएक्शन हो रही है उसमें आप देखो सीजियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड बन रहा है, यानी एक मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ और एक कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ संयोजित हो रहा है। और यही कारण है कि रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग हो रही है? पियर्सन के एचएसएपी सिद्धांत के अकॉर्डिंग हो रही है और पॉलिंग की आयनिक अनुनाद ऊर्जा के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। अब अगला कारण हमारे पास में अगर हम इनकी देखें, हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ एटोमाइजेशन देखें इनके बनने की, तो वो डेटा देख करके भी आपको बड़ा आश्चर्य होगा। देखिएगा ध्यान से, देखो बच्चों,
है ना। कि पहली बात तो मैंने आपको क्या बोला था कि सीजियम फ्लोराइड नहीं बन रहा, यानी रिएक्शन ऐसे नहीं हो रही है, इसकी उल्टी हो रही है जिसमें सीजियम आयोडाइड बन रहा है ना। तो सीजियम फ्लोराइड का बनना तो कौन बता रहा है, पॉलिंग की आयनिक अनुनाद ऊर्जा इक्वेशन बता रही है। क्यों? क्योंकि विद्युत ऋणता में अंतर ज़्यादा, तो सीजियम फ्लोराइड बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बनकर सीजियम आयोडाइड बन रहा है। और हमने क्या कहा कि सीजियम आयोडाइड का बनना किसके अकॉर्डिंग है बताइए, दिस इज अकॉर्डिंग टू द पियर्सन्स HACB प्रिंसिपल, पियर्सन के HACB सिद्धांत के अनुसार है, जिसमें कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ और एक कठोर क्षार कठोर अम्ल के साथ कंबाइन हो रहा है, राइट। लेकिन अगर हम इसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन देखें, परमाणुकरण की ऊर्जा देखें, या कह दो इनकी स्थायित्व की ऊर्जा देखें, तो आप ध्यान से देखिएगा जो प्रोडक्ट बन रहा है सीजियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड, है ना, इसकी जो ऊर्जा है हीट ऑफ एटोमाइजेशन परमाणुकरण ऊर्जा किलो जूल पर मोल में दी हुई है। सीजियम आयोडाइड की है 335 या 335 किलो जूल पर मोल, है ना। और लिथियम फ्लोराइड की कितनी है देखो भाई, 573 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब देखो ध्यान से सुना, पियर्सन ने क्या कहा, एक हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ स्थायी संकुल बनाता है और एक सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ स्थायी संकुल बनाता है। लेकिन इन डेटा को देखने के बाद हमें क्या लगता है कि एक हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ ही स्थायी संकुल बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बनने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकल रही है ना। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं बच्चों, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ स्थायी संकुल बनाता है ना। लेकिन सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ जुड़ना, है ना, सॉफ्ट एसिड की सॉफ्ट बेस को प्रेफरेंस देना नहीं है, बल्कि ये बची हुई स्पीसीज का संयोजन मात्र है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, कहने का मतलब कि जो इस अभिक्रिया का ड्राइविंग फोर्स है, प्रेरण बल है, वो एक कठोर अम्ल की कठोर क्षार के साथ अफिनिटी है के प्रति बंधुता है ना। एक मृदु अम्ल और मृदु क्षार का मिलना बची हुई जो स्पीसीज होती है उसका संयोजन मात्र है ना। तो मैं इस बात को फिर से रिवाइज करती हूँ, एक हार्ड एसिड ही हार्ड बेस के साथ प्रबल बंध बनाता है और सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ बंध बनाना उनके प्रेफरेंस नहीं होकर बची हुई जो आपकी सॉफ्ट स्पीसीज है उसका संयोजन मात्र है। इसका एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बेरिलियम फ्लोराइड का, है ना। बेरिलियम फ्लोराइड में भी इसी तरह से रिएक्शन होती है ना। उसमें आप क्या देखोगे कि बेरिलियम आयोडाइड की रिएक्शन मर्क्यूरी फ्लोराइड से जब हम करवाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा बनता है बेरिलियम आयोडाइड एंड मर्क्यूरी फ्लोराइड। नहीं, जब हम रिएक्शन कराते हैं बेरिलियम आयोडाइड और मर्क्यूरी फ्लोराइड की तो हमारे पास में बनता है बेरिलियम फ्लोराइड और मर्क्यूरी आयोडाइड। अगेन क्या कहेंगे, हार्ड हार्ड के साथ कंबाइन कर रहा है और सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ कर रहा है, राइट। तो अब ये हमारे पास जानने के लिए प्रश्न है कि क्या कारण है कि एक हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ इतना मजबूत बंध बनाता है। तो इसका जो सबसे पहले कारण हमें समझ में आ रहा है वो है मजबूत आयनिक बंधन, है ना। क्योंकि जो कठोर अम्ल और कठोर क्षार होते हैं उनके बीच में प्रबल विद्युत आकर्षण होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो उसको अति स्थायित्व देते हैं, राइट। तो पहला कारण जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच में मजबूत आयनिक बंध पाया जाता है। दूसरा कारण हम ये कहेंगे कि हम सहसंयोजक बंध से भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जितना छोटा आकार होता है, ध्यान से सुनना, कि जितना छोटा आकार होता है उतनी ही ज़्यादा क्या होगा भाई, उनके बीच में अतिव्यापन होगा कक्षकों का, और कक्षकों का अतिव्यापन जितना ज़्यादा होगा हम क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंध की प्रबलता भी उतनी ज़्यादा है। इसके लिए देखो मैंने आपको एक कर्व दिखाया है, इस कर्व को आप ध्यान से देखें। दिस कर्व इज इन बिटवीन द हीट ऑफ एटोमाइजेशन यानी परमाणुकरण की ऊर्जा है, और जो एक्स एक्सिस पर है इसमें हमने लिया है बॉन्ड लेंथ इन, है ना, बंध की लंबाई ली है। तो आप देखो ऊपर की तरफ जो लाइन है उस लाइन में मैंने कार्बन वाली फैमिली ली है। तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर कार्बन कार्बन बॉन्ड आ रहा है, देन सिलिकन सिलिकन, देन जर्मेनियम जर्मेनियम और फिर टिन टिन। आप देखेंगे कि फैमिली में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे आकार बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आकार बढ़ेगा कक्षकों का अतिव्यापन वीक होता जाएगा, है ना।
तो हम क्या कहेंगे कि जितना छोटा आकार होगा उतना कक्षकों का अतिव्यापन है, और जितना कक्षकों का अतिव्यापन होगा बंध उतना ही मजबूत होगा। और यही कारण है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत है, सिलिकॉन सिलिकॉन थोड़ा कम है, जर्मेनियम जर्मेनियम और कम है, और टिन और कम है। इसे आप देखें इस तरह से, ठीक है। तो कक्षकों का अतिव्यापन सबसे ज़्यादा कार्बन कार्बन में है, और इसी वजह से ये एक मजबूत बंध बनाता है। ओके, नाउ यहाँ आप ये बात नोट करिएगा कि जो ऊपर की तरफ जो लाइन है वो सिर्फ उसमें बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देयर इज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन का काकी युग्म नहीं पाया जाता है। जबकि जो नीचे लाइन आ रही है उसमें आप देखो, उसमें वो एटम्स भी शामिल है जिसमें लोन पेयर भी पाए जा रहे हैं, राइट। तो क्या होगा बच्चों कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होता है, और इसी प्रतिकर्षण से बंध ऊर्जा कम हो जाती है, और ये जो लाइन है जिसमें लोन पेयर है वो नीचे की तरफ विस्थापित हो जाती है। गॉट इट। अब आप इसमें ये भी नोट करें कि मैंने किस तरह से इसको बनाया है। सबसे ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिया है, फिर बोरोन बोरोन, है ना, फिर कार्बन क्लोरीन क्लोरीन, फिर सल्फर सल्फर, फास्फोरस फॉस्फोरस, ब्रोमीन ब्रोमीन, सेलेनियम सेलेनियम, आर्सेनिक आर्सेनिक, आयोडीन आयोडीन, और लिथियम लिथियम, है ना। तो आप यहाँ पर क्या नोट करेंगे बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो लिथियम लिथियम बॉन्ड है और जो इस तरह से सोडियम सोडियम बॉन्ड है, इसमें नीचे की तरफ वो थोड़ा सा वीक होता है। क्यों वीक होता है? क्योंकि ये ओवरलैपिंग के लिए एस ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट। और इसके अलावा आप यहाँ नोट करेंगे कि मैंने इसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड शो नहीं किए हैं। देखो आप इस लाइन में, है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन शो नहीं किए, जबकि ऑक्सीजन के नीचे जो आ रही है सल्फर सल्फर वो इसमें दिखाया गया है। दिखाया है ना भाई। इसी तरह से नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आ रहा है, वो इसमें दिखाया हुआ है। क्लियर है। इसी तरह से फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आ रही है, तो Cl बॉन्ड भी दिखाया है। लेकिन आप इस बात को ध्यान से सुनना कि इसमें हमने ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड को नहीं दिखाया है। तो आप बच्चों, आप क्या इसका लॉजिक समझ पा रहे हो? इसका लॉजिक ये है कि इनका जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन जो एटम्स हैं इनका आकार बहुत छोटा होता है, और इसी वजह से इनके जो लोन पेयर्स होते हैं इनके बीच में प्रबल प्रतिकर्षण पाया जाता है। और यही कारण है, इसी प्रतिकर्षण की वजह से बंध की लंबाई बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है कि वो इस स्केल में नहीं आती है, और इसीलिए ये बंध इसमें नहीं दर्शाए गए हैं, है ना बच्चों। तो इसी टॉपिक को मैं फिर कल कंटिन्यू करूँगी। आज मैंने इसका आपका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है ना। मैंने कुल मिला के मैं ये जो बात करी है उसको मैं समअप कर रही हूँ। वो इस तरह से ये है कि हम पढ़ रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्सेस हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए पॉलिंग की जो इक्वेशन है वो ये कहती है कि जो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता में जितना ज़्यादा अंतर होगा वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा और वो बनेगा, है ना, क्योंकि पॉलिंग की आयनिक अनुनाद ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से हमने ये देखा था कि सीजियम फ्लोराइड को बनना चाहिए था, लेकिन वास्तव में सीजियम फ्लोराइड नहीं बन करके सीजियम आयोडाइड बन रहा था, है ना। तो हमने ये क्या कहा कि जो हमारी इक्वेशन है वो पियर्सन के HCP सिद्धांत के अनुसार हो रही है, जिसमें एक हार्ड एसिड हार्ड के साथ और एक सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन कर रहा है। गॉट इट। फिर हमने ये देखा उनकी परमाणुकरण की ऊर्जा, यानी कि उनकी हमने देखी स्थायित्व की ऊर्जा। तो हमने ये देखा कि एक हार्ड के साथ ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, सॉफ्ट के साथ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमने हमारे कंसेप्ट को रिवाइज किया कि एक कठोर अम्ल और कठोर क्षार के बीच में प्रबल बंध पाया जाता है, राइट। तो अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण है कि कठोर अम्ल कठोर क्षार के बीच में इतना प्रबल बंध है। तो पहला कारण हमने ये लिया कि जो कठोर अम्ल और कठोर क्षार होते हैं उनके बीच में प्रबल विद्युत आकर्षण पाया जाता है, यानी बंध की प्रकृति आयनिक होती है। दूसरा कारण हमने ये लिया कि हम कोवलेंट बॉन्ड से भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जितना छोटा आकार होगा उतना ही कक्षकों का अतिव्यापन होगा, और जितना ज़्यादा कक्षकों का अतिव्यापन होगा उतना ही क्या कहेंगे सहसंयोजक बंध मजबूत होगा, और अगर सहसंयोजक बंध मजबूत हुआ तो बंध की ऊर्जा भी बढ़ेगी, है ना। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि जिनके पास लोन पेयर है
उनमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होने से लाइन नीचे की तरफ चली जाती है। ओके बच्चों, तो इसी पॉइंट को मैं कल डिस्कस करूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, तो आप ये वीडियो देख करके ही फिर उसे देखें। ओके।